ओरछा की रियासत बुंदेलखंड के इलाके में स्थित थी, जिसे कहा जाता है हिंदुस्तान का हृदय स्थल। आज यहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों का संगम देखने को मिलता है। अतीत में यहाँ घने जंगल थे, गहरे बिहड़ थे और यहाँ बहती थी तेज रफ्तार से बेतवा नदी। प्राकृतिक सुरक्षा यथेष्ट थी और इसीलिए किसी बुंदेला शासक को अपने किले की रक्षा के लिए न तो बेहद ऊंची प्राचीरें बनवानी पड़ी, न गहरी खाई खोदनी पड़ी। ओरछा का किला हिंदुस्तान के दूसरे किलों से बहुत फर्क दिखलाई देता है। इसकी शक्ल किसी सैनिक इमारत की नहीं, बल्कि एक खूबसूरत महल की है जिसे सुरक्षित रखा गया है। झांसी से कोई 25 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश में बेतवा नदी के तट पर ओरछा का किला स्थित है। ओरछा का कस्बा हिंदू इस्लामी भवन निर्माण शैली में निर्मित अपने महलों, मंदिरों और छतरियों तथा मिनिएचर पेंटिंग्स के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह किला बुंदेला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। बुंदेला राजपूतों की पुरानी राजधानी गढ़कुंडर थी। रुद्र प्रताप ने इस जगह के सामरिक महत्व को समझते हुए इस किले का निर्माण शुरू करवाया, पर वह उसे पूरा ना करवा सके। इस किले को उनके पुत्र भारती चंद ने पूरा करवाया और वही अपनी राजधानी गढ़कुंडर से यहां लाए। इस किले के साथ कुछ और मशहूर बुंदेला शासकों के नाम जुड़े हैं, जिनमें अकबर के समकालीन मधुकर शाह और जहांगीर के मित्र वीर सिंह देव विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। बेतवा नदी का अटूट और आत्मीय नाता ओरछा नगर और इस दुर्ग से रहा है। बेतवा को बुंदेलखंड में पवित्र जलधारा के रूप में पूजा जाता है। इसमें स्नान का बड़ा महात्म्य है। यह नदी ही इस किले के लिए रक्षक खाई का भी काम करती है। महाकवि केशवदास ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। तुंगा रैन प्रसिद्ध है नीर भरे भरपूर, और बेतरवती पातक हरे पातक हरत जरूर। बुंदेलखंड के बीहड़ जंगली इलाके में बना होने के कारण ओरछा का किला शत्रुओं के आक्रमण से काफी सुरक्षित समझा जाता था। इसीलिए बहुत ऊंची प्राचीरों और बुर्जों का निर्माण जरूरी नहीं था। तब भी महलों की हिफाजत के लिए चारों तरफ मजबूत दीवारों का घेरा डाला गया था। जैसे यहाँ की प्राचीरें बहुत साधारण और नीची हैं, वैसे ही यहाँ के दरवाजे भी हैं। किले को मजबूत बनाने का काम मधुकर शाह और वीर सिंह के शासनकाल में किया गया।
चतुर्भुज मंदिर ओरछा कस्बे के बीचों बीच बना है। इसका निर्माण पारंपरिक हिंदू मंदिरों की शैली में नहीं किया गया है। इसमें एक साथ अलग अलग तरह के भवनों के तत्व दिखलाई देते हैं। यहां किलों जैसे बुर्ज और मस्जिदों जैसी मीनारें और गुंबद हैं। इसका निर्माण मधुकर शाह ने शुरू करवाया। ऐसी मान्यता है कि इसे पूरा करने के लिए वीर सिंह देव ने एक मुसलमान कारीगर को नियुक्त किया था। राजा महल एक तिमंजिली इमारत है। इसके दीवाने आम और दीवाने खास काफी भव्य हैं। रनिवास वाले कमरे भी इसी भवन में बने हैं। राजा महल लगभग 200 वर्ष तक ओरछा के राज परिवार का निवास बना रहा। इस दौरान कई बार इसकी मरम्मत हुई और इसमें नए भवन जोड़े गए। You actually have a boom in the construction of the forts, the enlargement of the forts, the kind of construction of the palaces, and generally the patronage of all of the arts at a time when the rulers have become Mughal mansabdars. राजा महल का दीवाने खास मधुकर शाह की बनवाई इमारत है। यहां वह अपने विश्वासपात्र दरबारियों के साथ अंतरंग मंत्रणा करते थे। मधुकर शाह अकबर के सम्मानित मनसबदार होने के साथ साथ साहित्य कला, संगीत और नृत्य के पारखी संरक्षक भी थे। उनके शासनकाल में प्रतिभाशाली कलाकारों को निरंतर प्रोत्साहित किया गया। ओरछा उत्तरी भारत में सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उभरने लगा। राजा महल के भीतरी भाग में बड़े बड़े आंगन हैं, जिन्हें खूबसूरत खंभों वाले गलियारों से सजाया गया है। इस भवन में बना दरबार महल खूबसूरत चित्रों से सजाया गया है, जिनमें राजसी दिनचर्या, आखेट आदि के दृश्य हैं। ओरछा की लघु चित्र शैली के आरंभिक दौर की श्रेष्ठ कलाकृतियां यहां देखी जा सकती हैं। खूबसूरत चित्रकारी के कारण इसे रंगीन महल कहा जाता है। इसका उपयोग संगीत और नृत्य के रसास्वादन के लिए भी किया जाता रहा। ओरछा नरेश के शयन कक्ष में बनाए गए चित्र मुख्यतः श्रृंगार रस के हैं। नायक नायिकाओं के आमोद प्रमोद के साथ साथ राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम प्रसंग का चित्रण किया गया है। इन तस्वीरों में मुगल दरबारी शैली का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। This huge profusion that we see of either secular themes, rag, raginis, Baramasa, or the events, lives of the kings, or even the sacred narratives, so many Ramayana, so many Mahabharata, so many Geet Govinds. This is something that actually is done by these various courts because they have seen the example of the very prestigious, profusely illustrated books that the Mughals had.
दीवाने आम राजा महल का प्रमुख भाग है, जिसका निर्माण भी मधुकर शाह ने ही करवाया। इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक में मंत्रीगण और सेना नायक बैठते थे, दूसरे में अधीनस्थ सरदार और जागीरदार, तीसरा हिस्सा जन साधारण के लिए था। यहीं ओरछा के शासक अपनी प्रजा को दर्शन देते थे और सभी अनुष्ठानों, उत्सवों, पर्वों में भाग लेते थे। इसकी दीवारों पर भी रंगीन चित्र बनाए गए थे, जो समय के साथ धुंधले हो गए हैं। ओरछा के अधिकांश शासक दूरदर्शी थे और शांति के महत्व को बखूबी समझते थे। यही कारण था कि वह निरंतर प्रयास करते थे कि उनकी राजधानी और यह किला युद्ध के विनाश से बचा रह सके। यह उनके कुशल राजनय का ही प्रभाव था कि ओरछा का यह किला हिंदुस्तान के दूसरे किलों की तुलना में कहीं अच्छी हालत में संरक्षित है। कई विद्वानों का मानना है कि ओरछा के बुंदेल शासक समर्थ प्रोत्साहक संरक्षक थे, कलाओं के, नृत्य के, संगीत के, साहित्य के। और उनका मानना यह भी है कि यहीं ओरछा में, इस किले में हमें दर्शन होते हैं हिंदू इस्लामी भवन निर्माण शैली के सर्वोत्तम उदाहरणों के। ओरछा के लघुचित्र जो इस किले में देखने को मिलते हैं और यहाँ के मंदिरों में सुरक्षित हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं। ओरछा का किला हमारी बहुमूल्य सांस्कृतिक विरासत का एक अनोखा संग्रहालय है। ओरछा की चित्रकारी भारतीय मिनिएचर पेंटिंग्स का एक अलग घराना मानी जाती है। सभी रंग प्राकृतिक स्रोतों से, पेड़ पौधों और फूल पत्तियों से बनाए जाते थे। ओरछा के चित्र मुगल कालीन भले ही हों, मुगल कलम से इनकी अलग पहचान साफ झलकती है। अधिकांश चित्र वीर सिंह देव के शासनकाल में बनाए गए। यह बुंदेला शासक साहित्य अनुरागी और रसिक था, जिसके दरबार में संगीतकार और नर्तक अपनी कला का प्रदर्शन करने दूर दूर से आते थे। लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण वीर सिंह ने करवाया था। इसकी बनावट किसी देवालय से ज्यादा दुर्ग जैसी है। यह मंदिर अपनी दीवारों और छत पर बनी रंगीन तस्वीरों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। देवी देवताओं के चित्रों के साथ साथ यहाँ हिंदू मिथकों के कथानक भी चित्रित हैं। इनका उद्देश्य मात्र सजावट नहीं था, बल्कि मंदिर में आने वाले भक्तों को प्रेरणा देना भी था। You will find that when a painting has to be designed to be put on a wall in an area of public access to the ruler, there is a lot of thought done in order to plan what kind of paintings, what kind of themes will be depicted in these kind of areas. And there is often a very strong symbolic component about allegories about the king or about the nature of kingship, the king's justice or his magnificence, which asks for certain kinds of paintings to be chosen to be depicted so that they create a kind of a frame for the figure of the king himself.
लक्ष्मी नारायण मंदिर के चित्रों में सिर्फ नायक नायिकाओं का ही चित्रण नहीं किया गया है, बल्कि 18वीं-19वीं सदी की ऐतिहासिक घटनाओं का दस्तावेजी बखान भी मिलता है। 1857 में झांसी के किले की अंग्रेज फौज द्वारा घेराबंदी के दृश्य बड़े सजीव हैं। कुछ चित्रों में दशावतार का सुंदर निरूपण किया गया है। The Dashavatar, we have to also remember, has a strong political message, because it's not just about God, but it's about God coming down to earth to rescue people in times of trouble. And therefore the analogy between the acts of God as protectors of the people and the acts of these kings as protectors of the people is something that is commonly made. ओरछा के किले के साथ जुड़ा एक रोचक प्रसंग है राय परवीन का। राय परवीन अपूर्व सुंदरी थी और प्रतिभाशाली कवियत्री। वह शिष्या थी प्रसिद्ध हिंदी कवि केशवदास की, जिन्होंने रचना की है रसिका प्रिया की। उनकी ख्याति मुगल दरबार तक पहुंची और भेज दिया अकबर ने बुलावा उन्हें अपने दरबार में आने का। कोई इच्छा परवीन की वहां जाने की नहीं थी, पर मुगल सम्राट की आज्ञा न मानने का प्रश्न ही नहीं उठता था। वह मुगल दरबार में तो गईं, किंतु उन्होंने कुछ बहुत मार्मिक पंक्तियां एक पत्र में लिखकर अकबर को भेजी। श्रीमन, इस संसार में दूसरों की जूठन पर जीने वाले 3 प्रकार के प्राणी होते हैं, कौवे, कुत्ते और भिखारी। क्यों आप शहंशाह इस श्रेणी में खुद को लाना चाहते हैं? अकबर को अपनी भूल का अनुभव हुआ, पश्चाताप भी। उन्होंने राय परवीन को बहन के रूप में स्वीकार किया और बहुमूल्य उपहारों से लाद कर वापस ओरछा भेज दिया। यह संबंध आत्मीय और स्नेहपूर्ण जीवन भर बना रहा। राय परवीन का महल आकार में छोटा है, पर सुंदरता में ओरछा के किसी दूसरे भवन से कम नहीं। इसका अधिकांश भाग खुले मंडप का है, जिनका उपयोग संगीत और नृत्य की अंतरंग गोष्ठियों के लिए किया जाता था। यह सोचना तर्क संगत है कि सुंदरी राय परवीन ओरछा के चित्रकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत रही होंगी। परवीन की कथा मध्ययुगीन भारत में स्त्रियों की दशा के बारे में बहुत कुछ सोचने को विवश करती है। सामंती समाज में स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझा जाता था और वह राज परिवारों तक में पराधीन रहती थी। परवीन जैसी जीवट वाली स्त्रियां ही संवेदनशील प्रेमी का सहारा पा अपनी अलग पहचान बना सकती थीं। ओरछा के किले का एक प्रमुख आकर्षण है जहांगीर महल नाम का भवन। ऐसा माना जाता है कि जहांगीर जब शहजादा सलीम थे और उन्होंने अपने पिता अकबर के खिलाफ बगावत का झंडा उठाया था, वह मुसीबतों में घिरे थे। कष्ट की उस घड़ी में उन्हें सहायता और संरक्षण दिए वीर सिंह जूदेव ने। बुंदेल शासक के इस ऋण को जहांगीर सम्राट बनने के बाद कभी भुला नहीं पाए। उन्होंने अपने मित्र को मुगल दरबार में सम्मानित किया और एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का मौका दिया, जो छोटी सी ओरछा के आकार से कहीं बड़ी थी। ओरछा बचा रह सका मुगल आक्रमणों से और उसे शांति और समृद्धि का भरपूर लाभ हो सका। इस मैत्री का ही प्रतीक है यह जहांगीर महल, जिसे वीर सिंह बुंदेला ने अपने मित्र के लिए बनवाया। मुगलों और बुंदेलों की मैत्री का गवाह जहांगीर महल अपनी समन्वयात्मक भवन निर्माण शैली के लिए प्रसिद्ध है। इसको बनाते वक्त
राजा वीर सिंह ने बुंदेल भवन निर्माण शैली का आधार यहाँ के ग्रामीण अंचल के छोटे छोटे घरोंदों के स्वरूप पर ही रखा। मुगल भवनों के अनुकरण में मेहराब और गुंबद जोड़ दिए गए। साथ ही राजपूत शैली के पत्थर के जालीदार काम वाले पर्दे और जैन मंदिरों जैसे शिखर भी बेहिचक शामिल करे गए। भले ही सभी तरह के प्रभाव यहाँ के भवनों में देखने को मिलते हैं, कहीं भी कोई चीज बेमेल या बदमजा नहीं लगती, एक दूसरे की पूरक लगती है। जैसे अलग अलग नदियों का पानी संगम में मिलकर आगे बढ़ने से पहले एक अलग पहचान बना लेता है, वैसा ही कुछ यहाँ हुआ है। यह बात निर्विवाद रूप से प्रमाणित नहीं की जा सकती कि जहांगीर स्वयं कभी इस महल में आकर रहे थे या नहीं, पर यह बात निर्विवाद है कि यह महल बुंदेला शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जहांगीर और वीर सिंह की दोस्ती सुलह कुल की उसी नीति का हिस्सा थी जिसकी नींव बादशाह अकबर ने रखी थी। Jahangir's rule was, in a sense, continuation of Akbar's rule. All the major military, bureaucratic, and fiscal institutions of the Mughal Empire were already crafted by Akbar. So Jahangir inherited almost a fully fledged state system. He also inherited from his father the legacy of the Rajput alliance with the Rajput ruling houses. And one major figure in this was Bir Singh Deo Bundela. ओरछा की छतरियां बुंदेला भवन निर्माण कला का अद्भुत उदाहरण है। इनमें स्मारकों, महलों, मंदिरों और किलों के तत्व एक साथ देखने को मिलते हैं। ओरछा नरेशों का और राज परिवार के अन्य सदस्यों का अंतिम संस्कार बेतवा नदी के तट पर जहां किया जाता था, वहीं इनका निर्माण किया गया है। जहां ओरछा के महलों की पहचान उनके गुंबद हैं, वहीं इन छतरियों की विशेषता तिकोने शिखर हैं। ओरछा की कहानी युद्ध और रक्त रंजित हार जीत की नहीं, यह स्थान जाना जाता है एक ऐसे स्थल के रूप में जहां बेतवा के किनारे प्रकृति का सौंदर्य बिखरा है और मनुष्य अनायास एकांत और शांति के महत्व को समझ जाता है। सुख शांति के कारण ही यहां खुशहाली रही और कला का बहुमुखी विकास हो सका। सुलह, सहकार, सद्भाव और मैत्री ही इस किले की सबसे बड़ी विरासत है।